नमस्कार दोस्तों, हमारा जो दूसरा चैप्टर चल रहा था दो ध्रुवीयता का अंत, उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज ये सेकंड लेक्चर है, ठीक, जिसमें हम बचे हुए जो टॉपिक्स उसको कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट में हमने 4 टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें सबसे पहले हमने समझा था सोवियत प्रणाली क्या थी। फिर उसके बाद हमने समझा गोर्बाचेव की क्या नीतियाँ थी और जिसके कारण विघटन हुआ, विघटन होने क्या कारण थे और विघटन सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इस पर हमने बात की थी। और लेक्चर के एंड में हमने विघटन के क्या परिणाम निकले, यानी कि सोवियत संघ के जो विघटन हुआ तो उसके क्या परिणाम निकले, उसके बारे में हमने समझा था कि 3 प्रकार के परिणाम निकलते हैं। इन सारी बातों पर हमने लेक्चर फर्स्ट में बात की थी। अब जो आज लेक्चर सेकंड जिसमें हम बच्चे हुए जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक पढ़ने से पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हम टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि जो आज लेक्चर में पढ़ेंगे उससे ही रिलेटेड होता है और इससे ये पता चलता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, यानी कि हम अभी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी जो मॉडल लाया गया था वो क्या था और वो किस लिए लाया गया था सोवियत संघ के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया गया था। यहाँ पर 2 बातें ध्यान में रखने की कि शॉक थेरेपी मॉडल की बात की गई और उसमें पूछा गया कि किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, यानी कि ये शॉक थेरेपी मॉडल किसने दिया था, किसने, उसके बारे में पूछा गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है WTO या IMF, इसके, और दूसरा है IMF या वर्ल्ड बैंक, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ और फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, फिर तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक या UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और चौथा ऑप्शन है आपका WHO या फिर UNDP यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो शॉक थेरेपी मॉडल है वो किसके द्वारा निर्देशित किया गया था। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं, वहाँ पर हम इस क्वेश्चन के बारे में फिर से हम विचार करेंगे और उसके बाद आंसर जानेंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक। अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो बचे हुए टॉपिक्स थे आप इसको नोट कर लीजिए, जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बना रहे हैं हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो अब हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या है, शॉक थेरेपी क्या है और उसके परिणाम, यानी कि अब हम समझेंगे शॉक थेरेपी क्या है और उसके शॉक थेरेपी क्या परिणाम निकले, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं शॉक थेरेपी क्या है। समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरना, यानी कि जो समाजवादी व्यवस्था थी उससे लोकतांत्रिक पूंजीवादी यानी कि USA की जो व्यवस्था थी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरना है। यानी कि इस शॉक थेरेपी में क्या था, जो समाजवादी व्यवस्था थी यानी कि USSR की जो समाजवादी व्यवस्था थी उसको अब परिवर्तित करना, यानी कि बदलने की बात कही जा रही थी कि अब वो समाजवादी व्यवस्था को बदलकर लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में कर दिया जाएगा। और ये जो बदलाव थे काफ़ी कष्टप्रद संक्रमण से गुजरना था, यानी कि बहुत ही कष्टप्रद था। और संक्रमण यानी कि जो भी कोई चीज़ परिवर्तित होती है उसको संक्रमण के रूप में कहा जाता है कि एक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरना। इसको इसीलिए शॉक थेरेपी को एक कहावत के नाम से यानी कि जाना जाता है, जिसको कहते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि पहले आघात किया, मतलब कि पहले मार दी और फिर उसके बाद उपचार किया। पहले तो घाव कर दी और उसके बाद फिर उपचार कर रहे हैं। तो यही एक व्यवस्था थी। इसमें क्या हुआ, जो रूस था और जो मध्य एशियाई गणराज्य थे और साथ ही जो पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल था। यानी कि जो शॉक थेरेपी है वह रूस, मध्य एशियाई गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों को एक पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने का एक खास मॉडल था। एक खास मॉडल था जिसको हम लोग शॉक थेरेपी कहते हैं, ठीक है। इसको शॉक थेरेपी को विश्व बैंक और IMF ने निर्देशित किया था। यह क्वेश्चन हमने पूछा है कि शॉक थेरेपी किसको निर्देशित किया था, तो उसने विश्व बैंक और IMF ने ये शॉक थेरेपी के द्वारा लाया गया था, ठीक। और ये तो पूरा था शॉक थेरेपी क्या है। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शॉक थेरेपी क्या है, वो लगभग 2 मार्क्स का ही आएगा। अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनाना होगा तो शॉक थेरेपी के साथ साथ उसके परिणाम पूछे जाएंगे कि शॉक थेरेपी क्या है और उसके परिणाम क्या निकले, ये स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 2 मार्क्स में आप इतना लिख सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरना है शॉक थेरेपी, जिसमें कहावत कही जाती है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। फिर उसके परिणाम देख लेते क्या निकले कि शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। यानी कि शॉक थेरेपी जो आई थी उसके कारण जो USSR की और जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनकी अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को
बर्बादी की मार झेलनी पड़ी, यानी कि इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई इस शॉक थेरेपी के कारण कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो तो तहस नहस हुई, और साथ ही जनता भी बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई रोजगार नहीं बचा, उनको बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उभर कर सामने आने लगी। ठीक है, ये एक परिणाम है। अब आगे हम कुछ और 4-5 परिणाम है उसको और देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनकर आ सकता है। उसका आंसर यहीं से आप लिख करके अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि परिणाम में क्या क्या परिणाम निकले। दूसरा परिणाम ये है कि रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा, यानी कि राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, यानी कि पूरा का पूरा जो राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्षेत्र जो था, सेक्टर जो था, वो पूरा का पूरा टूट गया, यानी कि चरमरा उठा, तहस नहस होने लगा। ठीक है, लगभग 90% उद्योग, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि 90% उद्योगों को निजी हाथों या फिर कंपनियों को बेच दिया गया है ना। शॉक थेरेपी के कारण एक ये परिणाम निकला कि जो रूस का, यानी कि यूएसएसआर का जो पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था वो तहस नहस हो गया, यानी कि पूरा टूट गया, और उसके कारण जो 90% उद्योगों को निजी हाथों या फिर किसी कंपनी को बेच दिया गया, जिसके कारण ये बात कही गई कि इतिहास, और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि वो जो इतिहास सबसे बड़ी गराज सेल कहाँ पर हुई थी, तो वो रशिया में, यानी कि रूस में हुई थी, जब वो शॉक थेरेपी वहाँ पर लाई जा रही थी। शॉक थेरेपी के कारण जो व्यवस्था को बदला जा रहा था समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ, उस समय ये सारी चीज़ें हुई थी कि ये 90% उद्योगों को बेच दिया गया निजी कंपनियों या फिर निजी हाथों में। ठीक है, और तीसरा ये परिणाम निकला कि रूसी मुद्रा रूबल, यानी कि रूस की जो मुद्रा है, यानी कि जो करेंसी है, उसको रूबल कहा जाता है। जैसे कि अपनी भारत की जो करेंसी उसको रुपया कहा जाता है, इसी तरह से जो रूस की जो मुद्रा है, यानी कि करेंसी, उसको रूबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई, और दूसरा मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई का बढ़ जाना को कहते हैं मुद्रास्फीति है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाने लगी है, यानी कि जो लोगों ने अपने पास सेविंग्स की हुई थी, यानी कि जमा पूंजी थी उनके पास सेविंग्स, वो उन लोग की जाने लगी। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा हो गई वहाँ पर कि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी, और जो 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 सामान था, यानी कि जो उपभोक्ता वस्तुएं थी, वो इतनी ज़्यादा कम होने लगी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो कम होने लगी, और जो लोगों का मेहनताना, यानी कि वेतन था, वो बढ़ने लगा। और मुद्रास्फीति, इसी सारे कारणों की वजह से वहाँ पर शॉक थेरेपी के परिणाम निकले। और आगे कुछ और परिणाम है, उस पर हम बात कर लेते हैं। आप इन 2 पॉइंट्स को तब तक नोट करिए। तो चलिए परिणाम में आगे बात करते हैं कि आगे शॉक थेरेपी क्या परिणाम निकले। ठीक है, चौथा है कि सामूहिक खेती की प्रणाली जो थी वो समाप्त हो चुकी थी, और लोगों की अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं थी, यानी कि जो लोगों के पास खाद्यान्न की सुरक्षा पहले मौजूद थी वो अब नहीं रही। इसी के चलते खाद्यान्न का आयात किया जाने लगा, यानी कि जो खाद्यान्न था, यानी कि वहाँ पर खाद्यान्न की सुरक्षा नहीं थी, इसके कारण खाद्यान्न खत्म होता गया। और इसी के चलते जो खाद्यान्न था, यानी कि जो खाने की जो चीज़ें थी वो आयात की जाने लगी, यानी दूसरे देशों से ली जाने लगी। ठीक है, इसी कारण जो सन 1999 की वास्तविक जो जीडीपी थी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर लिखा है, शॉर्ट फॉर्म है SGO, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, 1979 की तुलना में कहीं अधिक नीचे चला गया, यानी कि जो 1999 का जीडीपी थी वो 1989 की तुलना में काफ़ी नीचे जीडीपी इसकी उस समय रशिया की चली गई थी, क्योंकि अब यहाँ पर रशिया यूज़ हो गया। जैसे आपको मालूम है कि 1991 में जो यूएसएसआर था वो उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इसके कारण अब रूस बनता है रशिया, तो अब यहाँ पर हम लोग रशिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रशिया। ठीक, और जो पांचवा परिणाम ये निकला कि रूस सहित जो अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था सन 2000 में, यानी कि अपने आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू हुआ। यानी जो रूस की जो अर्थव्यवस्था थी, और जो साथी जो मध्य एशियाई गणराज्य थे और जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी, खराब और बर्बाद हो चुकी थी कि अगले 10 वर्ष उनको लगे अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः ऊंचाइयों तक छुआने में। ठीक है, लगभग 2000 में उनकी अर्थव्यवस्था खड़ा होना मतलब प्रारंभ किए कि अब उनके स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।
इसी में इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवन का कारण एक ही था, कारण था कि खनिज तेल, जैसे आपको मालूम होगा जो पेट्रोलियम होता है, यानी कि पेट्रोलियम हो गया, मिट्टी के तेल हो गए, सारे जो खनिज तेल होते हैं जो खनिज से प्राप्त होते हैं, और जो प्राकृतिक गैस थी, और जो धातु जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का धातु जैसे प्राकृतिक जो संसाधन थे उनका निर्यात किया जाने लगा। आपको मालूम है कि रशिया के पास अच्छे मात्रा में खनिज तेल नहीं, प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है रशिया में, और जो धातु धातु पाई जाती है जैसे प्राकृतिक संसाधनों का, उन देशों ने जो कि जो बर्बादी मार झेल रहे थे उन्होंने निर्यात चालू करना शुरू कर दिया, यानी कि अपना सामान दूसरे देशों को बेचना चालू किया, जिससे उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े, जिसके कारण वो अपने जो अर्थव्यवस्था उसको सुधार सकें और लोगों की बराबर जो दूसरे देश हैं उनकी बराबरी पर आ सकें। तो ये शॉक थेरेपी क्या है और उसके परिणाम, आप इन परिणामों को अच्छे से याद रखिएगा, लिख लीजिएगा नोटबुक में अपनी, कि ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर अच्छे से बखूबी उसका एक सही तरीके से वे में लिख सकें और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संघर्ष और तनाव, यानी कि जो साम्यवादी देश थे वहाँ पर क्या क्या संघर्ष चल रहे थे और कौन कौन तनाव उभर कर सामने आए, उस पर हम बात करते हैं। तो कुछ लगभग पाँच तनाव उभर कर आते हैं, उस पर हम बात करते हैं। पहला है कि रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, यानी कि जो चेचन्या और दागिस्तान जो दो गणराज्य थे वो अलग होने की बात कर रहे थे, यानी कि अलगाववादी आंदोलन वहाँ पर अपने वहाँ की जनता चला रही थी। ठीक है, और दूसरा है कि मध्य एशिया में तजिकिस्तान, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं तजिकिस्तान कहाँ पर है, वो 10 वर्षों यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, यानी कि वहाँ तजिकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी कि 2001 तक अब गृह युद्ध चलता रहा और वो इसकी चपेट में रहा, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी सारी बर्बादी हुई, वहाँ पर जनता को काफ़ी सारी हानि का सामना करना पड़ा। ठीक है, तीसरा कि अजरबैजान का एक प्रांत है नगोर्नो काराबाग, यहाँ कुछ स्थानीय अर्मीनियाई अलग होकर के अर्मीनिया से मिलना चाहते थे। ठीक है, यहाँ के जो स्थानीय अर्मीनियाई जो लोग थे अजरबैजान में, वो अजरबैजान से अलग होकर के अर्मीनिया मिलना चाहते थे। यहाँ पर अर्मीनिया का मैप दे सकते हैं और अजरबैजान का मैप दे सकते हैं कहाँ पर है। तो ये जो अजरबैजान के एक प्रांत है नगोर्नो काराबाग, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं अर्मीनियाई जो स्थानीय निवासी, वो अलग होकर के अर्मीनिया से मिलना चाहते थे, जो कि अपना एक अलग स्वतंत्र देश था। ठीक है, इसके बाद जॉर्जिया के जो दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे, जो कि गृह युद्ध लड़ रहे थे। जॉर्जिया की भी यही हालत थी कि जो वहाँ के जो दो प्रांत थे आपस में लड़ रहे थे और अपनी स्वतंत्रता चाहते थे। और इसी चलते यूक्रेन किर्गिस्तान जो जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे, यानी कि जो जॉर्जिया, यूक्रेन और जो किर्गिस्तान में जो शासन थे वो उसको हटा करके एक नया शासक घोषित करना चाहते थे और अपने लिए स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है कि चेकोस्लोवाकिया जो शांतिपूर्ण दो भागों में बट गया, यानी कि चेकोस्लोवाकिया जो था वो दो देशों में टूट गया। पहला देश का नाम बना चेक और दूसरा का नाम बना स्लोवाकिया, यानी कि चेक और स्लोवाकिया दो भागों में बट गया था चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, इसी के चलते सन 1991 में यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल जैसे कि बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपना स्वतंत्र देश घोषित किया, यानी कि जो चेकोस्लोवाकिया से पहले तो दो भागों में बट के चेक और स्लोवाकिया देश बने। इसके बाद सन 1991 में यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया, जिसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र राज्य या गणराज्य घोषित किया। तो ये थे संघर्ष और तनाव के कुछ पॉइंट, जहाँ पर आपने देखा कि संघर्ष कहाँ पर हुआ, क्या क्या तनाव उभर कर सामने आते हैं पूर्वी साम्यवादी देशों में। तो ये था दो ध्रुवीयता के अंत का में एक टॉपिक संघर्ष और तनाव। अब आगे अपने इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, आप इसको अब तक नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को बात पढ़ते हैं, जिसमें है पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत के साथ क्या संबंध थे। इसमें हम यूएसएसआर यानी रूस और भारत के संबंध को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान भारत और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के संबंध बहुत ही गहरे थे।
इससे आलोचकों को ये कहने का अवसर मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था और इस दौरान इन दोनों देशों के संबंध बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल थे। क्योंकि शीत युद्ध के दौरान भारत और यूएसएसआर के संबंध बहुत ही गहरे थे। इसी के चलते आलोचक जो थे ये हमेशा कहते थे कि जो भारत है वो सोवियत खेमे का हिस्सा है और वो सोवियत खेमे की नीतियों का पालन करता है और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन उसका समर्थन जरूर करता है। ठीक है, और अब हम इन संबंधों को पढ़ते हैं कि भारत और यूएसएसआर के बीच क्या क्या संबंध, किन किन को लेकर के संबंध मौजूद है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं आर्थिक रूप से क्या क्या संबंध थे। ठीक, यूएसएसआर ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी उस समय मदद दी जब मदद दे पाना मुश्किल था। यानी कि जब हमारे भारत में आप पढ़ेंगे, जब सेकंड बुक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जब भारत की जब आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, यानी कि 1950 का जो दशक चल रहा था उसमें भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। इसी के चलते जो तभी हमारे रशिया ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहायता दी थी। उसमें रशिया ने क्या किया था उस समय भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्रों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। यानी कि जब भारत में 1950 का दशक चल रहा था उस समय भारत की स्थिति बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर थी। इसी के चलते जो सोवियत संघ था यानी कि उस समय का सोवियत संघ और आज का रशिया, सोवियत संघ ने भारत के जो क्या कहते हैं इस्पात कारखाने जैसे कि भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, विशाखापट्टनम हो गया और साथ ही साथ जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्र थे, जो टेक्नोलॉजी हमको मिल रही थी वो सोवियत संघ के सहारे ही हम लोग को मिल पा रही थी, जिस कारण हम लोग अपना विकास कर रहे थे हैं। और इसी तरह भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी यानी कि वो जो फॉरेन करेंसी की कमी थी उसके कारण इसी के चलते यूएसएसआर ने रुपए को माध्यम बनाकर व्यापार किया। यानी कि जब हम यूएसएसआर से जो व्यापार कर रहे थे हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी थी यानी कि फॉरेन करेंसी की कमी थी, क्योंकि अभी हम लोग नए आज़ाद हुए थे ब्रिटिशर्स के कारण हैं और हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। इसी के चलते जो यूएसएसआर से जो हम लोग व्यापार कर रहे थे तो जो यूएसएसआर था वो हमारी करेंसी यानी कि जो हमारी करेंसी रुपया है उसी को माध्यम बना करके व्यापार कर रहे थे। यानी कि जो हम यूएसएसआर से मशीन हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई या फिर कोई वो हमारे पास आर्थिक विकास जो कर रहा था वो हम जो उसको उस चीज़ों को आयात कर रहे थे तो हम जो पैसा दे रहे थे वो रुपए के रूप में ही उसको हम पैसा दे रहे थे, ना कि उसकी जो करेंसी रूबल थी उसको हम परिवर्तित करके दे रहे थे। तो ये रहा आर्थिक रूप से जो यूएसएसआर ने हमारी मदद की थी। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या संबंध हमारे यूएसएसआर और यानी कि रशिया और भारत के बीच है, उसको नोट कर लीजिए, हम आगे बात करते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि दूसरा क्या हम लोग के बीच में संबंध है, यानी कि रशिया और भारत के बीच में क्या संबंध थे। दूसरा राजनीतिक रूप से संबंध देखते हैं। यूएसएसआर ने कश्मीर मामले पर यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में भारत के रुख का समर्थन किया। यानी कि यूएसएसआर ने जब कश्मीर का मामला उठा, चाहे वो 1947-48 में हो फिर चाहे अभी हाल ही में फिर क्यों ना कश्मीर का मामला उठा था जब 2019 में कश्मीर अलग किया जा रहा था, उसमें भी यूएसएसआर या फिर रशिया ने भारत का समर्थन किया। और यूएन में जो आपने सुना होगा वीटो पावर का प्रयोग करके रशिया ने हमारा समर्थन दिया और वीटो का प्रयोग करके जो क्या कहते हैं वो वीटो का प्रयोग करके उस मामले को बार बार अपने पक्ष में ले दिया है और भारत को समर्थन इसका यूएसएसआर का मिलता रहा है। ठीक है, दूसरा यूएसएसआर ने भारत के संघर्ष के दिनों खासकर सन 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मदद दी। यानी कि 1971 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है बांग्लादेश आज़ादी के लिए, उस समय भी रशिया ने या सोवियत संघ ने हमारा समर्थन दिया था। जब पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है, वहाँ से मदद मांगता है कि मैं भारत साथ युद्ध कर रहा हूँ, आपको मेरी सहायता देनी होगी। तो अमेरिका अपना जंगी बेड़ा लेकर के यानी कि जो समुद्री बेड़े होते हैं, जहाज होते हैं लड़ाई वाले, वो लेकर के आ रहा था अपने भारतीय सागर में यानी कि इंडियन ओशन में। तब हमने रशिया से यूएसएसआर से मदद मांगी थी कि अमेरिका हम पर आक्रमण करने आ रहा है कि तुम भी मेरा समर्थन दो, हमारे वो बीच में जो समझौता हुआ तो उसके चलते। तो फिर यूएसएसआर ने भी अपने
अपने जंगी भेड़ों को भेजा था अमेरिका की सहायता करने के लिए, और साथ ही वो उसमें परमाणु हथियार भी रख करके भेजा था कि अगर कोई युद्ध होता है तो फिर अब हम रशिया और अमेरिका के बीच में युद्ध होकर और उसमें हम भारत का साथ देंगे। तो ये जो रशिया था यानी कि जो यूएसएसआर था वो हमारा हर समय हर वक्त चाहे अच्छा हो चाहे बुरा वक्त हो, रशिया ने यूएसएसआर ने भारत का हर संभव सहायता की है, ठीक है। और भारत ने यूएसएसआर की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन दिया है। इसी के चलते भारत ने भी यूएसएसआर की जो नीति थी, साम्यवादी नीति थी, उसको अपना अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी। रूस और भारत दोनों के सपना बहुध्रुवीय विश्व का था। हाँ, हमने पढ़ा भी है कि वो परिणाम निकले थे जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जो बहुध्रुवीय विश्व का बनना। तो इसी के चलते भारत और रूस ने भी अपना सपना देखा था कि हम अब बहुध्रुवीय विश्व बने, यानी जहाँ पर कई सारे देश एक शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आएंगे, ठीक है। इसके और आगे 2001 में भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेज हुए थे, यानी कि जो 80 द्विपक्षीय यानी कि दो देशों के बीच में जो दस्तावेज होते हैं उसके द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। और उन दस्तावेज में 80 चीजें ऐसी थी जिस पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। तो ये था राजनीतिक रूप से समर्थन, जो जहाँ पर संबंध थे, जहाँ पर यूएसएसआर और भारत ने दोनों ने मिलकर के अपने संबंधों को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। अब हम आगे बात करते हैं आगे किन किन कारणों से संबंध हम लोग के बीच में मजबूत हुए हैं। तो चलिए अब दूसरे संबंध की बात करते हैं कि आगे संबंध कैसे सांस्कृतिक रूप से, यानी कि संस्कृति के आधार पर भी कल्चरल वे में भी हमारे पास संबंध काफ़ी अच्छे हैं। देखते हैं हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय, यानी कि जो भारतीय हिंदी फिल्में हैं और जो भारतीय कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति है वो सोवियत संघ में लोकप्रिय है। दूसरा, बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकार सोवियत संघ की यात्राएं की हैं। सोवियत संघ की यात्रा यानी कि जो भारतीय जो कलाकार एवं लेखक हैं उन्होंने सोवियत संघ की या फिर रूस की काफ़ी यात्राएं की हैं, जिससे कि हम लोग के बीच में काफ़ी एक प्रगाढ़ संबंध देखने को मिलता है, अटूट संबंध है सांस्कृतिक रूप से है। और भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक जैसे कि राज कपूर से लेकर के अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों के घर घर जाने जाते हैं, यानी कि वहाँ पर रशिया कह लें या सोवियत संघ में भारतीय फिल्में इतनी ज़्यादा देखी जाती हैं कि वहाँ के घर घर में राज कपूर से लेकर के अमिताभ बच्चन तक के इतने सारे फैन हैं, कुछ कहने को नहीं। वहाँ पर इतने जो राज कपूर हो गए, अमिताभ बच्चन और भी कई जो नायक एवं कलाकार हैं जो कि वहाँ पर रशिया में एक लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, काफ़ी उनका नाम है। तो आपने गाना भी सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी, ये दिल है हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रुस्ती फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ऐसे करके गाना है। वो भी वहाँ पर इसीलिए बनाया गया था कि जो सर पे लाल टोपी वो रशिया को दर्शाने के लिए दिखाई गई थी कि इतना अच्छे संबंध है हम दोनों के बीच में कि वो रशिया की जो लाल रंग का जो फ्लैग है, झंडा होता है, उसको हम लोग अपने सिर पर मतलब एक सम्मान के रूप में हम लोग उसको देखते हैं रशिया को। इसने इतने मतलब जब हम लोग की स्थिति इतनी ख़राब थी तब भी उसने मदद की और अच्छी हो रही उसमें वो अपनी मदद अपने मित्रता कायम रखी है, ठीक है। अब हम अगला जो संबंध है सैन्य संबंध है उसको हम लोग देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं कि भारत रूस संबंधों में सैन्य संबंध देखते हैं, ठीक है। भारत को यूएसएसआर ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था, यानी कि यूएसएसआर या रशिया ने भारत को ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान उपलब्ध कराए जिस समय कोई देश शायद ही भारत को अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी या फिर सैन्य कोई हथियार देने के लिए तैयार था। यूएसएसआर ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण बनाने के लिए तैयार कर सके, यानी कि संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण बना सके। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया के आपस संयुक्त प्रयास से बनाई गई। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस मतलब जैसे उसकी राजधानी मॉस्को है, उससे लिया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई, ठीक है। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलन लाने जैसे मसलों पर फायदे हुए हैं। यानी कि रशिया ने भारत को
अपने कई संबंधों के कारण कश्मीर हो गया, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान किया है और पश्चिम एशिया तक पहुंच और चीन के साथ अपने संबंधों के लिए फायदे पहुंचाए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक के पूर्व सामरिक देश और भारत में, जिसमें हमने पढ़ा रशिया या यूएसएसआर और भारत के क्या संबंध थे। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर दो तीव्रता का अंत, जिसमें हमने पहले लेक्चर और सेकंड लेक्चर में इस चैप्टर को कवर किया। अब इसका थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर थर्ड में, जिससे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो आपके जहाँ से एमसीक्यूज बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।